इधर दिलीप का बावला बैल किसी कारणवश मर गया था। दिलीप उसे बैलगाड़ी में लाद कर जंगल की ओर दफनाने ले जा रहा था। तभी रोहित खेतों में जाते हुए दिलीप को देख लेता है और उसके पास जाता है और दिलीप से कहता है, अरे दिलीप भैया, ये तुम्हारे बावले बैल को क्या हो गया? क्या बताऊं राकेश, इसकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण इस दुनिया से चल बसा। अब इसे दफनाने के लिए ले जा रहा हूँ। चलो अच्छा ही हुआ, अभी तो हमारे पिताजी को ही जख्मी किया था और न जाने कितने लोगों को जख्मी करता। इधर रामराज जगदीश के घर पहुँच चुका था। दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। ऊंचाहार गांव में जगदीश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम राकेश और दूसरे का नाम अनुज था। एक दिन जब जगदीश खेतों में काम करके घर लौट रहा था, तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगी। इतनी तेज वर्षा हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। मेरे दोनों बेटे और मेरी पत्नी चिंता कर रहे होंगे। जगदीश ने और तेज चलना शुरू कर दिया। तभी सामने से एक बैल भागता आया और जगदीश को जोर से टक्कर मार दिया। जगदीश उसका वार सह नहीं पाया और मूर्छित होकर वहीं गिर गया। जख्मी शरीर पे बारिश का पानी लगातार गिरने से उसका शरीर ऐंठ गया। बहुत देर होने के बाद भी जब जगदीश नहीं लौटा, तो जगदीश की पत्नी सुखदेवी ने अपने बड़े पुत्र राकेश से कहा, बेटा, इतनी देर हो गई है, तुम्हारे पिता अभी भी खेत से नहीं लौटे हैं। वर्षा भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये कड़कती हुई बिजली कुछ अच्छा संदेश नहीं दे रही है। हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। तुम यहीं रहकर अनुज का ध्यान रखना। मैं खेतों में जाकर तुम्हारे पिता को देखकर आती हूँ। माँ, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। पिताजी अभी तक नहीं लौटे, आप यही रुको, मैं देख कर आता हूँ। इतनी देर तक पिताजी का ना लौटना हमें अंदर ही अंदर डरा रहा है। इतना कहकर राकेश खेतों की तरफ चल देता है। बिजली की कड़क अब पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। राकेश ने एक जगह जगदीश को पड़ा देखा तो लपक कर उसके पास गया। पिताजी, ये क्या हो गया आपको? इतनी सारी चोट कैसे लग गई? राकेश अपने पिताजी को कमर पर उठाकर घर ले आता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मुझे तो पहले ही पता था कुछ न कुछ अपशगुन होने वाला है। माँ, आप फिक्र मत करो, अभी वैद्य को बुलाकर ले आता हूँ। कुछ देर बाद राकेश वैद्य को बुलाकर लाता है। वैद्य जगदीश को कुछ दवाइयाँ देता है। राकेश बेटा, तुम्हारे पिताजी की बाईं पसली टूट चुकी है। कुछ दिन इनको एक अवस्था में ही रहना होगा। ध्यान रहे, अब से ये कोई कठिन काम ना करें, नहीं तो मेरी दी हुई दवा कुछ असर नहीं करेगी। ठीक है वैद्य जी, अब से पिताजी कोई काम नहीं करेंगे। मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगा। अगले दिन माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो और कुछ रोटी दोपहर के लिए बांध देना। आज से अपने खेतों में काम मैं ही करूँगा और आप देखना, मैं पिताजी से भी ज्यादा मेहनत करूँगा। ये क्या बोल रहा है बेटा? तेरे पिताजी चाहते हैं तो उनकी तरह एक किसान न बने। उनको सारी जिंदगी बीत गई मेहनत करते हुए। आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात उनको मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए आज तक तेरे पिता ने तुझे खेत में नहीं जाने दिया। माँ, पिताजी की पसली टूट गई। घर में ऐसा कुछ नहीं है जिसको बेचकर कुछ दिन गुजारा हो जाए। अनुज अभी बहुत छोटा है, अगर मैं खेतों में काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? तभी वहाँ पर दिलीप नाम का एक लड़का आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, काकी माफ कीजिए, कल जिसने काका को टक्कर मारी थी वो मेरा ही बैल था। पूरे गांव वाले जानते हैं वो बैल पागल है, कभी भी खूंटा तोड़कर भाग जाता है। अब बेजुबान जानवर है, उसको कुछ कहे भी तो नहीं सकता और ना ही अपने हाथों से उसको मार सकता हूँ। दिलीप, तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी मुझे राज दरबार में ले जाता और कारावास में डलवा देता। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर दिलीप वहाँ से चला गया। राकेश बेटा, तुम खेतों में जा रहे हो तो अपने चाचा रामराज को बोलना मैंने बुलाया है। वो मेरा छोटा भाई है और कुछ दिनों से हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज मैं रामराज के सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं चाचा जी को भेज दूंगा। राकेश खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। चाचा जी, पिताजी को एक बैल ने टक्कर मार दी है, घर जाकर उनसे मिल लेना। पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। ये कैसे हुआ और कब? राकेश ने चाचा जी को सारी बात बता दी। चाचा जी मन ही मन सोचने लगे, बेटवा, अब तुझे कैसे मैं बताऊं कि दिलीप के बावले बैल को मैं ही खोला था। लोग अचानक आ जाने वाली वर्षा से इतना घबरा गए थे कि बैल को खोलते हुए किसी ने देखा भी नहीं और मेरा काम भी हो गया। पर काम तो हो गया लेकिन अधूरा रह गया। जगदीश को मारना था उसके जीते जी। मैं अपना सपना कैसे पूरा कर पाऊंगा? क्या सोच रहे हैं चाचा जी? कुछ नहीं बेटवा,
तुम जाओ और खेतों में मन से काम करना। इधर दिलीप का बावला बैल किसी कारणवश मर गया था। दिलीप उसे बैलगाड़ी में लादकर जंगल की ओर दफनाने ले जा रहा था। तभी रोहित खेतों में जाते हुए दिलीप को देख लेता है और उसके पास जाता है और दिलीप से कहता है, अरे दिलीप भैया, ये तुम्हारे बावले बैल को क्या हो गया? क्या बताऊं राकेश, इसकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण इस दुनिया से चल बसा। अब इसे दफनाने के लिए ले जा रहा हूँ। चलो अच्छा ही हुआ, अभी तो हमारे पिताजी को ही जख्मी किया था और न जाने कितने लोगों को जख्मी करता। इधर रामराज जगदीश के घर पहुंच चुका था। दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। रामराज, तुम्हें तो पता है मैं अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, परंतु अब मुझे चोट लग गई है। राकेश खेत में गया है काम करने, परंतु उससे वो काम होगा कि नहीं? मैं चाहता हूँ अब सुखदेवी और राकेश को उन सोने की मुद्राओं के बारे में बता दूं जो मैंने सालों से छुपा कर रखी है। भाई, वो मुद्राएं तो राजा ने आपको दी थी। आपकी मेहनत बेकार, जब आपने अपनी जान पर खेलकर राजकुमारी के पसंदीदा पालतू पंछी मोर की जान बचाई थी। तब तो राजकुमारी बहुत छोटी थी और उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि वो तभी भोजन करेंगी जब उनका पालतू मोर वापस मिलेगा। तब से आपने भाभी और राकेश को उसके बारे में क्यों नहीं बताया? 9 साल हो गए उस बात को। आए दिन घर में इतनी तंगी रहती है। अब तक तो वो सारी मुद्राएं खत्म हो जाती। सुखदेवी का सपना है हम अपने दोनों पुत्रों को कुछ अच्छा काम कराएं। अब राकेश बड़ा भी हो गया है। तुम एक काम करो, जंगल जाओ और वो सोने का डब्बा ले आओ जिसमें मुद्राएं हैं। मैं आज वो सारी मुद्राएं अपने बेटे और अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। तीनों कितने खुश हो जाएंगे। आप ठीक कह रहे हो, परंतु जिस जगह आपने वो छुपाया है उसका पता तो आपको ही है। मैं तो कब से आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताते ही नहीं हो। तू फालतू की जिद करता था। मैंने कहा था ना, ये मेरे बच्चों के लिए है और समय आने पे बता ही दूंगा। अब वो समय आ गया है। जगदीश ने रामराज को वो जगह बताई जहां उसने मुद्राएं छुपाई थी। रामराज होठों पे जीभ फेरते हुए खेतों की तरफ चला गया और जमीन खोदने लगा और जमीन खोदते हुए बड़बड़ा रहा था। मुझसे इतने सालों से भाई झूठ बोलता आ रहा था। बोलता था वो डब्बा हिफाजत से कहीं बहुत दूर रखा है और छुपाया अपने ही खेत में। अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले ही इसको निकाल लेता और अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घर में करता। अगर मैं इस डब्बे को लेकर भाग भी जाऊं तो भाई तो मुझे कहीं न कहीं से ढूंढ ही लेगा। जगदीश ने मेरे साथ साथ किसी को भी नहीं बताया कि उसने डब्बा कहाँ छुपाया था। आज उसने पहली बार मुझे बताया है तो मेरा नाम तो आ ही जाएगा। मुझे सारी जिंदगी कारावास में बितानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो लालच में आकर बाकी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। चाचा जी, आप कब आए? मैं कब से ढूंढ रहा था, पता ही नहीं लगा। आप आए हो और ये आपके हाथ में डब्बा कैसा है? अरे अरे बिटवा, कुछ भी तो नहीं। तू मेरे साथ घर चल, तेरे पिता ने बुलाया है। राकेश अपने चाचा के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसने देखा रानी की सवारी जंगल की ओर जा रही है। तभी उसके होठों पर एक सातिर मुस्कुराहट आई। रामराज ने वो डब्बा राकेश को पकड़ाया और कहा, बिटवा तुम धीरे धीरे चलो, मैं बस अभी आया। राकेश ने वो डब्बा ले लिया और रामराज लपककर रानी की बग्गी के सामने आकर खड़ा हो गया। रानी की बग्गी एक झटके में रुक गई और रानी तमतमाती हुए बाहर आ गई। ये कौन बदतमीज है जिसने हमारी बग्गी को रोकने की कोशिश की? गुस्ताखी माफ मालकिन, लेकिन बात ऐसी थी कि मुझे सामने आना पड़ा। ऐसी भी क्या बात है जो तुम हमारे गुस्से के कहर से डरे नहीं? पूरा राय बरेली हमारे गुस्से से वाकिफ है। हमारे सामने जबान होते हुए भी कोई एक बात तक नहीं कर सकता। महारानी, सही का साथ देने के लिए हम आपकी दी गई सजा को भी भुगतने के लिए तैयार हैं। आदमी तुम कमाल के लगते हो। अब बोलो जो बोलने आए हो। महारानी, वो लड़का देख रही हो आप, 17-18 साल का लड़का है। उसके हाथ में हमने सोने का डब्बा देखा है। ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए, पर हमने उसको सोने की मुद्राएं गिनते हुए देखा था। आप खुद ही सोचिए कि राज्य महल में किसी को ऐसा डब्बा दिया गया है और हमको ये मुद्राएं बहुत साल पुरानी और कीमती लगती हैं। हमें तो ये लड़का चोर लगता है। अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो इसकी तुमको सजा मिल सकती है। क्या तुम ये बात जानते हो? जी महारानी, हम जानते हैं, परंतु सच का साथ देने से नहीं डरते। सिपाहियों, उस लड़के के डब्बे में देखो कि उस डब्बे में क्या है। रानी का आदेश सुनकर सिपाही राकेश की तरफ बढ़े। राकेश ने अपने सामने सिपाहियों को देखा तो उसने कहा, क्या हुआ सिपाहियों, गांव में सब ठीक तो है ना? ये जो डब्बा तुम्हारे हाथ में है
इसमें क्या है? डब्बे में? अच्छा, डब्बे में कुछ खाने को होगा या फिर कुछ और भी हो सकता है। कमाल है, तेरे हाथ में डब्बा है और तुझे ही नहीं पता कि इस डब्बे में क्या है। नहीं नहीं, ये डब्बा मेरा नहीं है, मैंने तो अभी ये चाचा जी के हाथ से लिया है। एक सिपाही ने डब्बा राकेश के हाथ से ले लिया और उसके अंदर रखी सोने की मुद्राएं जमीन पर पटक दी। राकेश इतनी कीमती चीज देखकर आंखें मसलने लगा। सोने की मुद्राएं, ये कहाँ से आई? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। रानी भी वहाँ आ गई और गुस्से में बोली, सिपाहियों, पकड़ो इस झूठे मक्कार इंसान को और इसे घोड़े की रस्सी से बांध दो और पूरे गांव में इसे इस तरीके से घसीटो कि इसके शरीर पर एक भी खाल नहीं बचनी चाहिए। गुस्ताखी माफ मालकिन, पर इसका जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ है। ये किसी की साजिश भी हो सकती है। हमें ये लड़का मासूम लगता है। राजा प्रताप सिंह के जाने के बाद महल के सारे फैसले हम ही लेते आए हैं। आज अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम हमको फैसला बदलने के लिए बोल रहे हो? भूलो मत, तुम महारानी से बात कर रहे हो। इसके लिए हम तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकते हैं। सिपाहियों ने राकेश को घोड़े के पीछे बांधा और घसीटते हुए उसको महल ले जाने लगे। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। गांव के लोगों ने राकेश को जब ऐसा देखा तो आपस में बातें करने लगे। ये तो जगदीश का पुत्र है, साधना इसे ऐसा क्यों घसीट रहे हैं? मैंने तो सुना है जब किसी ने चोरी की हो तभी महारानी जी ऐसे सजा देती हैं। वैसे तो जगदीश बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने बेटे को ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। कुछ भी नहीं बना पाया, बनाया तो चोर जरूर से बना दिया, देखो तो। उसकी बात सुनकर गांव के लोग आपस में हंसने लगे। सिपाहियों ने महल में आकर राकेश को कारावास में डाल दिया। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। राकेश का यह हालात देखकर रामराज के दिल को शांति मिल गई। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, अगर बड़ा भाई मेरी बात मान लेता तो आज जवान बेटे के शरीर पर इतने जख्म न मिलते। सोने की मुद्राएं मेरी नहीं हुई तो मैंने किसी की भी नहीं होने दी। महारानी मुझसे बहुत प्रसन्न है, यही सही मौका है। मुझे महारानी से कुछ मांग लेना चाहिए। राजमहल में काम करने वाले को बहुत धन मिलता है, ऐसे में एक दिन मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। रामराज ने हाथ जोड़कर महारानी से कहा, महारानी, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे महल में कोई काम दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरी एक जवान बेटी है, मुझे उसके विवाह का बंदोबस्त भी करना है। ठीक है, आज से तुम हमारी बेटी सांची के पक्षियों की देखभाल करोगे। हमारी बेटी को पक्षियों से बहुत प्यार है। बहुत बहुत आभार आपका। जहाँ एक तरफ रामराज ने जगदीश की दुनिया उजाड़ कर रख दी थी और अपने कदम महल में जमा लिए थे, वहीं दूसरी तरफ सुख देवी अपने घर में बैठी हुई थी। उसके सामने खाना रखा हुआ था। भाग्यवान, कब तक ऐसे ही खाना सामने रखकर बैठी रहोगी? राकेश बस आता ही होगा, तुम खाना शुरू तो करो। हमारा जी नहीं मान रहा, रात हो गई है, अब तक राकेश नहीं आया। आपको पता है ना, मैं मेरे बेटे के बिना खाना नहीं खाती हूँ। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है। सुखदेवी बेटी, अब तो तुझे अकेले ही खाना खाना पड़ेगा। तेरे बेटे को महारानी ने कारावास में डाल दिया है। सुना है राजमहल में चोरी की है उसने और किसी को पता भी नहीं लगने दिया। ये क्या बोल रही हो काकी आप? आपको तो पता है ना मेरा राकेश कितना संस्कारी है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा राकेश चोरी नहीं कर सकता। बूढ़ी औरत ने सुखदेवी को सारी बात बता दी। सुखदेवी ये सुनकर रोने लगी। तुम परेशान मत हो, मैं अभी महल जाता हूँ और महारानी से बात करता हूँ। आपको वैद्य जी ने चलने फिरने से मना किया है जी। आप यहीं पर रहकर अनुज का ध्यान रखिए, मैं महल जाकर आती हूँ। बेटा कारावास में है और मैं यहाँ आराम करूँ, ये मुझसे नहीं होगा। जगदीश और सुखदेवी महल की तरफ चल पड़े। महल आकर उन्होंने जैसे ही अंदर आने की कोशिश की तो सिपाहियों ने उन्हें वहीं पर रोक लिया। तुम अंदर नहीं जा सकते, ये महारानी का हुक्म है। देखो, हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। हमारा बेटा कारावास में है, महारानी को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमें महारानी से बात करनी है। मूर्ख, क्या तुमको नहीं पता? आज राजकुमारी के विवाह के लिए राज्य के राजकुमारों को महल बुलाया गया है, इसलिए आज कोई भी महल के भीतर नहीं जा सकता। तुम अब जाओ और कल आना। देखो,
अगर हम महारानी जी से नहीं मिल सकते तो मंत्री जी को यहीं पर बुला दीजिए। मंत्री जी भी महल में नहीं है, महारानी भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही है। अभी आप लोग जाओ यहाँ से और कल आना। इतना बोलकर सैनिक ने उनको बाहर छोड़ दिया। अब जगदीश और सुखदेवी के पास घर लौटने के सिवा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अगले दिन सुखदेवी और जगदीश फिर से महल पहुंच गए और महारानी के सामने जाकर बोली, महारानी, हमारा बेटा निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। दुनिया के हर माता पिता को अपना बेटा निर्दोष ही लगता है, चाहे वो चोर ही क्यों न हो। महारानी, हमारे बेटे ने किसकी चोरी की है, आप ये तो बता दीजिए। तुम्हारे बेटे ने सोने के मुद्राओं को चुराया है और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। मुद्राओं का नाम सुनकर जगदीश को समझ आ गया। जो सोने की मुद्राओं का डब्बा था उसके बारे में ही महारानी बात कर रही है। महारानी, कहीं आप उस डब्बे वाले सोने की मुद्राओं की बात तो नहीं कर रही है? तो तुम भी अपने बेटे के साथ शामिल हो इसमें? नहीं महारानी, वो मुद्राएं कुछ साल पहले राजा ने ही मुझे उपहार में दी थी। जब मैंने राजकुमारी के पालतू मोर की जान बचाई थी, उनको मैंने अपने खेतों में दबा दिया था ताकि मेरे बच्चों के काम आए। अब मुझे चोट लग गई है तो सोचा निकाल लेता हूँ, इसलिए मैंने अपने भाई रामराज को वो लाने को बोला था। तभी वहाँ मंत्री भी आ गए। महारानी, ये आदमी ठीक कह रहा है। मेरे सामने ही महाराज ने इनको मुद्राओं का डब्बा दिया था। मैं इस आदमी की शक्ल पहचानता हूँ। रामराज को बुलाओ। दूसरा सिपाही रामराज को पकड़कर वहाँ पर लाते हैं और रामराज रोते हुए बोला, माफ कर दीजिए महारानी, मैं लालच में आ गया था। मैं कितने वर्षों से मुद्राओं को ढूंढ रहा था, इसलिए क्रोध में आकर राकेश पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। परंतु सच तो एक दिन सामने आ ही जाता है। सैनिकों, इसको गांव से बाहर निकाल दिया जाए और राकेश को छोड़ दिया जाए, और जो सोने की मुद्राएं राकेश के पास से मिली है उसको भी जगदीश को ही दे दिया जाए। जगदीश और सुखदेवी राकेश को लेकर घर वापस आ जाते हैं। घर आकर जगदीश राकेश से कहता है, बेटे, ये मुद्राएं तुम्हारी हैं, तुम शहर जाकर कोई कारोबार कर लो। नहीं पिताजी, मैं यहीं गांव में रहकर आपके तरह किसान बनना चाहता हूँ, और जो भी ये मुद्राएं हैं इनको बेचकर हम बहुत सारी जमीन खरीद लेंगे और कुछ लोगों को काम पर रख लेंगे। जिन लोगों को काम की आवश्यकता होगी, ऐसे में गाँव वालों का भी भला होगा और हमारा भी। ऐसे ही एक दिन हमारा काम काफी बढ़ जाएगा। जगदीश और राकेश ने मिलकर मेहनत की और उनकी मेहनत रंग भी लाई थी, और राकेश गांव के सभी गरीबों को काम पर भी लगा लिया। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। जगदीश और उसके बेटे ने तो कमाल ही कर दिया, गांव का नक्शा ही बदल दिया। जितने भी बेरोजगार थे सबको काम मिल गया। उसने तो सबकी गरीबी ही दूर कर दी। तुम ठीक कह रहे हो। आप देखना, ये राकेश जैसा बुद्धिमान युवक को कैसी कन्या मिलती है। गांव की हर कन्या राकेश को अपना बैल बनाना चाहती है, परंतु वो कन्या राकेश के लायक भी तो होनी चाहिए, जो लोगों के दुख दर्द को अपना समझे। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और राकेश के दिन ब दिन रिश्ते आने लगे। एक दिन जब राकेश सबके साथ भोजन कर रहा था, तब सुखदेवी ने राकेश से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए बहुत सारी लड़कियों के लिए रिश्ते आए हैं। थोड़ा सा समय निकाल कर किसी एक लड़की को हाँ कर दो। मेरा भी बहुत मन है घर में बहू लाने का। माँ, आप तो जानती हैं मुझे शादी वादी में कोई दिलचस्पी भी नहीं। हर बार की तरह आज भी राकेश मुंह बनाकर घर से बाहर निकल गया। जगदीश और सुखदेवी परेशान हो गए। भाग्यवान, आखिर ऐसी भी क्या बात है, जब भी राकेश से विवाह के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा गुस्सा हो जाता है। मैं भी यही सोच रही हूँ। राकेश ने कभी भी ऐसी मेरी बात को टाला नहीं है आज तक। राकेश घर से निकलकर जंगल की तरफ चल देता है। थोड़ी दूर आकर उसको एक बंदर दिखाई देता है। आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हाँ यार, भूरा देरी हो गई। चल चल, अब जल्दी से, कितने दिन हो गए मैं उससे मिला नहीं। बंदर और राकेश जंगल के एक साइड पर चल देते हैं। कुछ दूर आकर उनको एक कुटिया दिखाई देती है। वो दोनों उस कुटिया के अंदर चले जाते हैं। वहाँ आकर राकेश आवाज लगाता है। राकेश की आवाज लगाते ही एक सुंदर लड़की बाहर आती है। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिसको वो जमीन पे टेक कर चल रही थी। कितनी बार बोला है तुम कुटिया से बाहर मत जाया करो। तुम मुझे इसीलिए बाहर नहीं जाने देते क्योंकि मैं अंधी हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लगता है जब तुम ऐसा बोलती हो। तुम आज यहाँ क्यों आए हो?
रोज तुम्हारा दिया खाना पूरा मुझे लाकर दे देता है। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे मैं तुम पे और पूरा पे बोझ बन गई हूँ। लिल्ली, राकेश की बात तो सुन लो, वो तुमसे शादी करना चाहता है। तुम पागल हो गए हो क्या राकेश? उचाहर गांव की हर लड़की तुम्हारी पत्नी बनने के लिए सपना देख रही है और तुम हो जो मुझ जैसी अंधी लड़की से शादी करना चाहते हो। तुम बचपन से ही मेरी दोस्त रही हो। जब मैं स्कूल में लिख नहीं पाता था तब तुम मेरा काम किया करती थी। जब मैं कुछ सोच नहीं पाता था तब तुम मेरी मदद करती थी। जब मेरे घर में एक खाना नहीं बनता था तब तुम अपना खाना मेरे लिए लेकर आती थी। और आज जब तुमने अपनी सौतेली माँ की गलती के कारण अपनी आंखें खो दी, तुम्हारे पिताजी के मौत के बाद उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम जंगल में कुटिया डाल के रह रही हो। ऐसे में अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? ये बहुत खतरनाक जंगल है। किसी दिन कोई जंगली जानवर आ गया तो भूरा उससे लड़ नहीं पाएगा। जैसे तुम्हें भूरा अकेला नहीं छोड़ सकता, वैसे मैं भी नहीं छोड़ सकता। माँ और पिताजी चाहते हैं मैं विवाह कर लूं। सच बोलूं तो आज ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, जब विवाह करना ही है तो क्यों न तुमसे किया जाए, ताकि मैं तुम्हारा और तुम मेरा सहारा बनो। आखिर जीवन साथी का यही तो मतलब होता है। राकेश, उचाहर गांव की हर लड़की तुमसे शादी करने के लिए बहुत उत्सुक है। तुम गांव वालों को और काकी और काका को क्या बोलोगे? लिल्ली, तुमको तो पता ही है, गांव की हर लड़की मुझसे नहीं मेरी जमीन और धन से शादी करना चाहती है। कल के दिन जब उनको ये सब मिल जाएगा तो उनकी उत्सुकता खत्म हो जाएगी। राकेश लिली को लेकर अपने घर आ गया। घर आकर उसने सारी बातें जगदीश और सुखदेवी को बता दी। उनको लिली पहले से ही पसंद आ गई थी, लेकिन अब बात लिली की आंखों की थी। फिर भी उन्होंने बेटे की खुशी के लिए हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई। कुछ दिन बाद राकेश भागते हुए आया। क्या हुआ बेटा? ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? सब ठीक तो है ना? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माँ, पिताजी, मैंने शहर के अस्पताल में बात कर ली। लिल्ली की आंखों में फिर से रोशनी आएगी। आप हमारा सामान पैक कर दीजिए। आप देखना लिल्ली फिर से देख पाएगी। वो दोनों कुछ दिन बाद गांव वापस आए। लिली की आंखें ठीक हो चुकी थी। कुदरत ने जितनी परीक्षा जगदीश के परिवार की ली थी, उतनी ही खुशियाँ उसे वापस लौटा दी थी।